चलो आ जाओ, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3C मटेरियलिटी का रिवीजन करते हैं। मटेरियलिटी में सबसे पहले मटेरियलिटी का मीनिंग क्या है? एनीथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका क्या डिसीजन या जजमेंट, क्या इम्पैक्ट करेगा? बोलो इन्फ्लुएंस करेगा जजमेंट और डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो चीज मेरे लिए क्या रहेगी? मटेरियल। अब मटेरियलिटी में सबसे पहले अपन ने निकाले थे एक मटेरियली सेलेक्ट करे 1% ऑफ द टर्नओवर, मतलब क्या था? मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अच्छा, जो मेरी मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल था, उसी के बेसिस पे मैंने क्या निकाला था फिर? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बरोबर, बोलो 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 रे, बरोबर है क्या? यस, जो मटेरियलिटी थी, मटेरियलिटी के बेसिस पे मैंने क्या निकाला फिर? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अच्छा, सपोज मटेरियलिटी थी मेरी 10 लाख, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में निकालूंगा उसका 50% से कितनी आ गई? 5 लाख रुपए। तो ये मेरी क्या हो गई? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एक तरह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है मेरे लिए? बोलो रे, डेंजर जोन। एक तरह से क्या है मेरे लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? डेंजर जोन। ये लेवल के बाद ऑडिटर ज्यादा कॉशियस हो जाएगा क्या? यस। अच्छा, मटेरियलिटी का यहाँ पे मीनिंग पढ़े थे, अमाउंट और अमाउंट सेटअप बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी, मतलब जो भी मटेरियलिटी उससे कम अमाउंट क्या? यस। अच्छा, क्या कर रहे? फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाली मटेरियलिटी से लेस देन अमाउंट, ठीक है? क्यों कर रहे? टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट at appropriately low level। क्या है? क्या है? टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट एट appropriately low level। बोलो पक्का जम रहा? क्या हो गया मेरे लिए? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब एक बात बताओ, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है, तो भी मैं क्या वो ट्रांजेक्शन को मटेरियल बोल सकता क्या? यस। सपोज मैंने एग्जांपल भी बताया था इसका, अगर किसी का नेचर ही है लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग का नेचर ही क्या है? मिसस्टेटमेंट वाला है, रिस्की वाला है, तो कुछ ना कुछ रह सकता है क्या? बोलो रे वहां पे मिसस्टेटमेंट। यस। उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का एक और नाम क्या है? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। क्या एक और नाम है? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। जम रहा क्या पक्का? यस। उसके बाद क्या है? देखो, फैक्टर्स गिविंग इंडिकेशन टू द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, 3 फैक्टर थे। सबसे पहले क्या था? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। उसके बाद क्या है? डिस्क्लोजर्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है तो मेरे को भी करने पड़ेंगे क्या? यस। और उसके बाद क्या है? कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आइटम है तो मेरे को कंपलसरी मटेरियल रहेगा क्या? बोलो रे। यस। उसके बाद क्या है? देखो, बेंचमार्क। अब जो परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज कैसे निकालूंगा? बेंचमार्किंग वाले कॉन्सेप्ट से ऑडिटर खुद का क्या लगाएगा? प्रोफेशनल जजमेंट, और एक परसेंटेज निकालेगा। ये परसेंटेज निकालने वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। उसके बाद क्या है? फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। इसमें 5 नेता के याद नाम रखना था। सबसे पहला कौन था? बोलो, अरुण जेटली। फिर कौन सा था? मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह और स्मृति ईरानी। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कौन है? मोदी जी। मोदी जी अटेंशन ऑफ यूजर्स। बोलो बरोबर है क्या? यस। तो क्या आएगा? आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ यूजर इज रिक्वायर्ड। और क्या है? थर्ड चीज क्या था? अडवाणी। अडवाणी जी मतलब लाइफ साइकिल। क्या है? जो एंटिटी अपने लाइफ साइकिल में, जो एंटिटी अपने लाइफ साइकिल में वापिस से उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते क्या? बेंचमार्क। बोलो रे। यस। उसके बाद क्या है? अमित शाह के पास क्या है? बीजेपी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल पैटर्न। और उसका लास्ट क्या? स्मृति ईरानी का करियर कैसा था? वोलेटाइल, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। बोलो। अच्छा, उसके बाद एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां पे यूज करना चाहिए बेंचमार्क? एज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज। अगर कोई एनपीओ है तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? टोटल कॉस्ट, नेट कॉस्ट। बोलो यस और नो। यस। अच्छा, जहां पे एसेट्स होते हैं वहां पे मैं क्या यूज कर सकता? कस्टडी। जहां पे कस्टडी ऑफ एसेट्स जहां पे है, वहां पे मैं नेट एसेट्स बेंचमार्क यूज कर सकता क्या? यस। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क रह सकते हैं, कहीं पे प्रॉफिट यूज करूंगा, कहीं पे रेवेन्यू यूज करूंगा, कहीं पे नेट एसेट्स यूज करूंगा। अच्छा, रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा फॉर बेंचमार्क के लिए क्या रहेगा? खाली करंट ईयर का डेटा रिलेवेंट रहेगा या प्रीवियस ईयर का भी? प्रीवियस ईयर का भी, अप टू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट फोरकास्ट भी रह सकता क्या? यस। लेकिन जब भी मैं ले रहा क्या करूंगा? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करूंगा फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। वापिस से मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। अब इसके बाद सबसे पहले आ गए थे कौन सा? एसे। एसे 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। इसमें मटेरियलिटी का मीनिंग देखे थे। मटेरियलिटी मतलब क्या? एनीथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बरोबर है क्या? अच्छा, कुछ केस में सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से, साइज और नेचर के हिसाब से भी मेरे को मटेरियलिटी का जजमेंट लगाना पड़ेगा क्या? यस। कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं जहाँ पे एक्ट ही बोल रहा तो वहाँ पे मेरे को कंपलसरी, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है तो डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो जाएंगे क्या? यस। और नेक्स्ट क्या था? मेरे
ग्रुप की, मेरे कोई पर्टिकुलर ग्रुप की कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड है, यूजर ऑफ ग्रुप की क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड है, तो मेरे लिए मटेरियल रहेगी क्या, बोलो रे यस। अच्छा, इस सब से ऑडिटर को क्या मिलता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सबसे ऑडिटर को ऐसे 320 से क्या मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, क्या सिर्फ प्लानिंग के स्टेज पे करूँ या सारे स्टेज पे, सारे, प्लानिंग के टाइम में भी करूंगा, परफॉर्मिंग के टाइम में भी करूंगा, और इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, इवैल्यूएशन में बेनिफिट होगा, क्या मैं क्या इवैल्यूएट कर पाऊंगा, मिस स्टेटमेंट, क्या इवैल्यूएट कर पाऊंगा, मिस स्टेटमेंट, और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं। अच्छा ठीक है, मटेरियलिटी हमेशा साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा क्या, नहीं, कुछ केसेस में साइज बड़ा नहीं है फिर भी मैं क्या बोल सकता, मटेरियल रह सकता क्या मेरे लिए, यस, मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बिलो है तो मैं क्या हमेशा उसको इमटेरियल बोलूं, नहीं, स्टिल वो मटेरियल रह सकता है क्या, yes, do not necessarily establish an amount below which is uncorrected misstatement will always be evaluated as immaterial, मैं हमेशा उसको immaterial बोलूंगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कोई लॉ में बोला हुआ है डिस्क्लोज करना, मटेरियल है तो मेरे लिए क्या मटेरियल रहेगा क्या, बोलो रे यस, ठीक है। मटेरियलिटी कहाँ पे काम आएगा, रैप फैप, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ रैप, और उसके बाद सेकंड थर्ड क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, बरोबर है क्या, क्या है, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप और आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, कहाँ पे मटेरियलिटी हेल्प करेगा, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, ठीक है। उसके बाद क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, अब इसमें ऑडिटर को देखना, ऑडिटर कुछ चीजें अज्यूम करता है यूजर के बारे में, किसके बारे में, यूजर के बारे में, ऑडिटर यूजर के बारे में क्या अजम्पशन ले रहा, वापस से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, थोड़ा ध्यान दो, ऑडिटर यूजर के बारे में क्या अजम्पशन ले रहा, सबसे पहले क्या है, जो भी मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बिजनेस का रीजनेबल नॉलेज है, उसके बाद क्या है, उसको अंडरस्टैंड करता, जो भी मैं रिपोर्ट प्रिपेयर करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, ऑडिटेड करूंगा, उसकी लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करेगा क्या, यस। अच्छा, एक बात बता, यूजर के ऊपर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज रह सकती क्या, यस, कुछ भी अनसर्टेनिटी रह सकती है, और इसी के बेसिस पे यूजर क्या बनाने वाला है, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, यूजर ये सब के बेसिस पे, मटेरियलिटी के बेसिस पे क्या लेने वाला है, इकोनॉमिक डिसीजन, बोलो पक्का जम रहा क्या, यस। उसके बाद डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पे, रिवीजन ऑफ ऑडिट प्रोग्रेस। अब एक बात बताओ, मटेरियलिटी एक बार डिसाइड कर लिया क्या जिंदगी भर के लिए वो रहेगी क्या, नहीं, मटेरियलिटी लेवल चेंज कर सकता क्या, यस, कितने केसेस में, 3, कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ, ऑडिट करते करते नई इंफॉर्मेशन मिल गई, और थर्ड क्या है, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, तीन बातें क्या है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं मिल गई, और ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग बदल गई, बोलो जमरा क्या पक्का, यस, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर रिव्यू कर सकता है क्या मटेरियलिटी लेवल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, यस, ऑडिटर शुड रिव्यू, रिव्यू करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी को जब मैं डॉक्यूमेंट करूंगा तब चार बातें हैं, सबसे पहले कौन सी मटेरियलिटी देख सीखे थे, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्या कर दो उसको डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या सीखे थे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्या कर दो डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या है, अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए, रिवीजन हुआ, तो उसको भी क्या कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो, और नेक्स्ट क्या है, मटेरियलिटी लेवल क्या था, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अगर मैंने स्पेसिफिक मटेरियलिटी कंसीडर किया तो उसको भी क्या करो, डॉक्यूमेंट, क्या कर दो उसको भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट रिस्क के बारे में बोला हुआ था, ऑडिट रिस्क, सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओपिनियन करना, क्या ओपिनियन, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बोलो ये सब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक है। ऑडिट रिस्क क्या था, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ऑडिट रिस्क का फंक्शन क्या था, रोमम एंड डीआर, रोमम में दो चीजें थी, आईआर और सीआर, याद आ रहा क्या, अब मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स। अब दोनों कब कनेक्ट होंगे, देखो सबसे पहले दोनों का कॉम्बिनेशन, देखो क्या बोला हुआ है, मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क कंसीडर इन ऑडिट व्हेन, कब, दोनों एक साथ कब कंसीडर करेंगे, एक तो सब कब, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, उसके बाद एंटी ऑफ फैप, एंटी ऑफ रैप क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उसके बाद में हो रहा है, एंटी ऑफ रैप इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद में हो रहा है, क्या है, आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंटी ऑफ फैप, और थर्ड क्या था, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो भी मेरी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप है, अब एक बात बताओ, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो मटेरियलिटी क्या करूंगा, कम,
बरोबर है क्या? यस, क्योंकि मटेरियलिटी कम रखने से मेरी ज्यादा चेकिंग होगी क्या? यस, मटेरियलिटी कम रखने से मेरी ज्यादा चेकिंग होगी। एग्जांपल भी दिया, अगर मैंने 4 लाख मटेरियल लेवल रखा तो 4 लाख के ऊपर के पूरे ट्रांजेक्शन में चेक करूंगा, यानी चेकिंग बढ़ा दूंगा। वही अगर सपोज मैंने मटेरियलिटी लेवल 7 लाख रखा तो 7 लाख के ऊपर यानी चेकिंग कम कर रहा क्या? यस, यानी रोमम कम है तो मटेरियलिटी ज्यादा रख सकता। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस, यहाँ पे अपना मटेरियलिटी वाले चैप्टर का रिवीजन एंड हुआ। 10 मिनट में रिकॉर्डिंग में